Good afternoon, students. Today, I'm going to discuss one of an important topic of environmental science, that is global warming. So, all of you have read about the global warming in your previous classes. Uh, so, global warming is a recent warming of the Earth's surface and lower atmosphere, and is believed to be the result of threatening of the greenhouse effect, mostly due to the human produced increase in atmospheric greenhouse gases. मीन्स ग्लोबल वार्मिंग है अर्थ के टेम्परेचर में राइज होना. वैसे अगर मीन टेम्परेचर अर्थ का देखा जाए तो वो होता है 18 डिग्री सेल्सियस. एनुअल टेम्परेचर भी कह सकते हैं हम इसको. सो अब बहुत सारी हम लोग इंसान जो है वो पोल्यूशन का भी कारण है. हम लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज़ खोल रखी हैं, उनसे भी पोल्यूशन हर दिन निकलता रहता है. और व्हीकल्स का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे भी पोल्यूशन निकलता रहता है. सो बेसिकली इस पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज़ आ रहा है. ग्रीन हाउस गैसेस में एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई. उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए. ये सब को हम लोग कंसिडर करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में. अब ग्लोबल वार्मिंग मैकेनिज्म में क्या है कि सन की जो रेज़ हैं, सन की जो लाइट है वो अर्थ के ऊपर कंटिन्यूसली पड़ रही है. 50% ये जो लाइट है ये अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और 50% जो ये लाइट है ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होके यूनिवर्स में मूव कर जाती है. लेकिन ये जो 50% सन लाइट जो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, अब अर्थ के सरफेस के अराउंड बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं. ड्यू टू द राइज इन पॉल्यूशन ही इसका सबसे बड़ा कॉज है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है वो अर्थ के सरफेस के अराउंड बढ़ती जा रही है. तो अभी 50% जो लाइट है, सनलाइट जो वापस जा रही है, इसको ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब कर लेती है. और ग्रीन हाउस गैसेज जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करती है वैसे धीरे धीरे करके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है. सो बेसिकली दिस इज़ द mechanism ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो नेक्स्ट कम्स कि कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो बेसिकली अर्थ के टेम्परेचर जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर करते हैं. फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 55% टू द ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे बड़ी, सबसे कंसनट्रेटेड गैस, सबसे ज़्यादा हाईली पोल्यूटेड गैस मानी गई है. और अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर करें तो 55% जो पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कवर करती है अंडर ग्रीन हाउस गैसेस. अब इसके मेन सोर्सेज क्या हैं? जैसे फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. सो हम लोग फॉरेस्ट कटिंग करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, उस वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सरफेस, हमारी अर्थ के सरफेस पे बढ़ रहा है. उसके अलावा हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं पेट्रोल में, अगर पेट्रोल को जला रहे हैं तो ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. सो burning of fossil fuels and due to deforestation there is the level of the concentration of carbon dioxide is increasing day by day, and it constitutes about 55% of the greenhouse gas. So आप समझ सकते हैं इसी से कि ग्रीन हाउस गैस में
सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। नेक्स्ट कम्स द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अपने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो पहले रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में इस गैस का यूज़ होता था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये एक पॉल्यूटेंट गैस है, इसका यूज़ अब नहीं होता है बिल्कुल भी। सो 24% ये 24 इट contributes 24% of its part in ग्रीन हाउस गैसेस। सो 24% पार्ट जो है वो इसका है ग्रीन हाउस गैसेस में। सो ये भी सबसे हार्मफुल गैस है। तो अब इसका यूज़ जो है वो कम किया, इसका यूज़ जो है वो अप्लाइंसेस में नहीं किया जाता। थर्ड इज मीथेन। इट अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अब जो मीथेन गैस है वो 18% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस में। Methane is produced when bacteria break down dead organic matter in moist places that lack oxygen. Means माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग आईज से नहीं देख सकते हैं, उनमें बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है। सो जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है तब मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीन्स जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया उनकी बॉडी के ऊपर जब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर किसी डेड एनिमल या एनिमल की बॉडी के ऊपर जब बैक्टीरिया फीड अप करता है, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम इनकम्प्लीटली बर्न करें, मीन्स कि अगर कोई किसी प्लांट को हम लोग जला रहे हैं और प्लांट पूरी तरह से बर्न नहीं होता, तो उस टाइम पर भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सकती है। एंड N2O जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। सो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस गैसेस में। मतलब 6% इसका पार्ट है ग्रीन हाउस गैसेस में, लेकिन बेसिकली ये जो गैस है ये फैक्ट्रीज से निकलती है। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, व्हीकल्स से जो रेगुलरली धुआं निकल रहा है, उसमें N2O इस गैस का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे बड़ा पार्ट है। सो 6% पार्ट ये रोल प्ले कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस में। सो ये 3-4 गैसेस हैं जो मैंने डिस्कस की, जिनको हम लोग मेनली ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वाज द कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाज द CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड इज मीथेन गैस, एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि 50% पार्ट जो है सनलाइट का वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और 50% पार्ट जो है अर्थ का सनलाइट का वो रिफ्लेक्ट बैक होके यूनिवर्स में जा रहा है। लेकिन अर्थ के सरफेस के अराउंड बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठा हो चुकी हैं जो उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और फिर उससे धीरे धीरे करके हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। सो दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो नेक्स्ट कम्स द इफ़ेक्ट्स। पहले था कि कौन कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करवा रही हैं। सेकंड है कि इससे क्या इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से, मींस अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स अर्थ के ऊपर हो रहे हैं। फर्स्ट इज़ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज। साल दर साल करके पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कर इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ आ रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करेंगी, और जिससे धीरे धीरे करके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। सेकेंड इज़ राइज इन सी लेवल। अब बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, मतलब
मोस्टली हमारी अर्थ के ऊपर पानी जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। सो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे करके पिघल रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। अब उन ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट होंगे तो उनका पानी रिवर्स में आएगा, रिवर्स से वो फिर पानी सीज़ या ओशियंस में जाएगा। सो इस वजह से ओशियंस का और सीज़ का जो लेवल है, मींस जो समुद्र का जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इससे फ्लड्स आने के चांसेस हो रहे हैं। मींस अगर सी का लेवल बढ़ता जाएगा तो जो पानी है वो नियर बाय प्लेसेस में इकट्ठा हो जाएगा, सो उससे फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। थर्ड इज़ इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सो ह्यूमन बींग्स की मोस्टली कैपेसिटी है कि हम लोग 55 से 56 डिग्री का टेम्परेचर हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 60 डिग्री या उससे अबव हो जाए तो ह्यूमन बींग्स उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो उससे डीनेचर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और अगर हमारी बॉडी की प्रोटीन्स ही टूट गई तो हमारी बॉडी की तो ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाएगी। इस वजह से बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें झेलने पड़ रहे हैं। आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जा रहा है, उस वजह से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है। ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से, लगातार बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रही हैं, सो उससे हमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। उसी तरह से एनिमल्स को भी बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मीन्स इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें कैंसर होने का खतरा है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है तो उससे ह्यूमन बींग की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज़ हमारी बॉडी का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसको ह्यूमन बॉडी बेयर कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ह्यूमन बॉडी उसको बेयर नहीं कर पाएगी, और हमारी बॉडी की प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन की वजह से, बॉडी की प्रोटीन्स की टूटने की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। सो इस तरह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। हाँ, अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है अर्थ का, सो सिर्फ उससे नुकसान ह्यूमंस को ही नहीं हो रहा, बल्कि एनिमल्स को भी उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स को भी उससे नुकसान हो रहा है। मीन्स टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्रॉप्स जो हमने लगाई हैं अपने फील्ड्स में, फार्मर्स ने जो क्रॉप्स को उगाया है वो भी डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी। मीन्स पानी उनमें से धीरे धीरे करके लॉस होता जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। मीन्स क्रॉप की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, और अगर क्रॉप की ग्रोथ हो भी गई है तो पानी की कमी की वजह से वो सूख जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बेयर करने का एक लेवल है, उसी तरह से प्लांट्स का भी टेम्परेचर बेयर करने का एक लेवल है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही प्लांट जो है वो ग्रो करता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तब भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तब भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी, जिस वजह से प्लांट जो है वो सूख जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है हमारी क्रॉप को, और एज अ रिज़ल्ट हमारे एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट कम्स द कंट्रोल मेजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब नेक्स्ट है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सो फर्स्ट इज़ प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। सबसे बड़ा कंट्रोल मेजर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। मीन्स डिफॉरेस्टेशन ना होने दें, बल्कि एफॉरेस्टेशन करें। मीन्स प्लांट्स को ग्रो करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, और ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन में कमी आएगी।
सेकेंड इज स्विच टू कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स। मीन्स हम ऐसे अप्लाइंसेस का यूज़ करें, ऐसे लाइट सोर्सेज का यूज़ करें जिनसे हीट जो है वो कम से कम निकलती हो। अब बहुत देर के लिए अगर हम अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं, इवन बहुत देर के लिए अगर अप्लाइंसेस को चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वो अप्लाइंसेस जो है वो हीट अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी ग्लोबल वार्मिंग में एक इफ़ेक्ट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में बहुत रोल प्ले करते हैं। सो हम ऐसे अप्लाइंसेस का यूज़ करें, ऐसे लाइट सोर्सेज का यूज़ करें जिनसे हीट जो है वो बहुत कम निकलती हो। सो ऐसे लाइट सोर्सेज को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स। थर्ड इज़ रीयूज़ एंड रिसाइकल प्रोडक्ट्स। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं तो उसको दोबारा से यूज़ कर लिया जाए, दैट इज़ नोन एज रीयूज़। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे रिसाइकल। जैसे प्लास्टिक है, पहले प्लास्टिक है, सो प्लास्टिक की पहले कुछ और फॉर्म थी और जब हमने उसको रिसाइकिल किया तो हमने उसका कुछ और बना दिया। इस तरह से हम प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ अनप्लग अप्लायंसेस। ह्यूमन बीइंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं दिन में। सो कोशिश करनी चाहिए कि जिस अप्लायंस का यूज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम लोग यूज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी रूम से निकल रहे हैं, सो उस रूम में जितने भी अप्लायंसेस हैं, चाहे वो लाइट है या फिर फ़ैन है, हम उसको स्विच ऑफ कर दें। Unplugging appliances to save energy is yet another effective way to address the problem of global warming. मीन्स जब हमें कोई भी अप्लाइंस की ज़रूरत नहीं, किसी पर्टिकुलर अप्लाइंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको फालतू ना चलाएं बल्कि उसको बंद कर दें। क्योंकि अगर हम उसको चलाएंगे, वो भी जैसे मैंने पहले भी बोला कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की एनर्जी है। सो वो अप्लाइंस चलता रहेगा, उससे फालतू की हीट निकलती रहेगी और वो भी ग्लोबल वार्मिंग में के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। सो हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर अप्लायंस की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको स्विच ऑफ रखें, ताकि उससे हीट रिलीज़ ना हो और उससे ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज़ ना हो। नेक्स्ट इज़ अवॉइड कीपिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन स्टैंड बाय। कभी कभार हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा कंप्यूटर है, हम लोग उसको शट डाउन नहीं करेंगे, उसको हम स्लीप पे लगा के रख देते हैं। सो कहीं ना कहीं वो भी हीट रिलीज़ करेगा क्योंकि वो पूरी तरह से बंद नहीं है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ये भी हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डाल सकता है। कहीं ना कहीं इससे भी ग्लोबल वार्मिंग में राइज हो सकता है। सो कोशिश करनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को स्टैंड बाय ना रखें, बल्कि उनको पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दें जब हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। Next is use a programmable thermostat. A thermostat helps in regulating the temperature by altering heat supply. Make sure that you keep your thermostat as low as possible during the winter and as high as possible during the summer. Thermostat एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। सो हमें थर्मोस्टेट का यूज़ करना चाहिए। मीन्स ऐसे रूम्स में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है, वहाँ पर हम थर्मोस्टेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो थर्मोस्टेट ज़्यादा जो हीट रिलीज़ हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट इज़ promote the use of organic products. Promoting the use of organic food is also one of the effective ways to prevent global warming. The tendency of organic soils to capture carbon dioxide far exceeds that of the soil used in conventional farming. Means हम लोग ऑर्गेनिक फूड का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। मीन्स अगर वो ऑर्गेनिक फूड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो उससे
उसको तब उसको बर्न करने में हमें उसको हम बर्न नहीं करेंगे ज़्यादा। मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिक फूड है, जैसे कोई एक क्रॉप है जो जिससे हमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिल रहा है, अब ह्यूमन बीइंग ने उस क्रॉप का यूज़ कर लिया। अब फील्ड में उसको वो बर्न नहीं की जाएगी। मीन्स हो सकता था कि अगर हमने उसको एज अ ऑर्गेनिक फूड नहीं लिया होता और हम लोग स्टबल बर्निंग कर देते, फार्मर स्टबल बर्निंग कर देते, मीन्स उसको जला देते, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता। लेकिन जब उस क्रॉप को हमने ऑर्गेनिक फूड के पर्पस के तौर पे यूटिलाइज़ कर लिया, तो अब उसको फील्ड से हम लोगों ने अपने घर में ले आए और उसको हमने एज अ ऑर्गेनिक फूड यूटिलाइज़ कर लिया। तो अब वो फील्ड में नहीं है, उसको जलाया नहीं जाएगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगी। सो यहाँ पर बताने का ये मतलब है कि हम लोग अपने फूड में ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड अप करें, ताकि उसको जलाने से उसको हम ज़्यादा जला ना पाएँ, उसको एज अ एडिबल पर्पस हम यूज़ करें, और ताकि अगर जलाएंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगा। सो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ यूज़ व्हीकल्स एफिशिएंटली। कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग, अगर हम बस ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते, अगर हम बस को एज अ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि हम बस के थ्रू ट्रैवल करें, ना कि अपने खुद के व्हीकल्स के थ्रू। इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। पॉल्यूशन में कमी आने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आएगी, उनकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, और एज अ रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी। और अगर हम अपने व्हीकल्स का यूज़ कर भी रहे हैं तो हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराएं, ताकि उससे पोल्यूशन जो है वो ना हो। रिसॉर्ट टू alternative sources of energy. One of the most talked about global warming solution is to switch to alternative energy sources such as solar power and wind power. Means rather than burning the fossil fuels से हमें एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोयले को जला रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें, बल्कि नेचुरल वेज से हम लोग एनर्जी को बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल जैसे विंड पावर है, विंड मिल्स का यूज़ करके हम हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल्स का यूज़ करके हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके एनर्जी को जनरेट करना, ताकि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बर्डन ना पड़े और उनको जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ना बढ़े। बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। सो एट लास्ट ये हमारी बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहले तो खुद को एजुकेट करें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और खुद को एजुकेट करने के बाद यही नॉलेज हम लोग अपने नेबर्स में बांटें, हम लोग अपने पेरेंट्स में बांटें, हम लोग अपने रिलेटिव्स में बांटें, ताकि उनको भी पता चल सके कि डेली लाइफ में कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं हमारी, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं अपनी अर्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपनी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि वो एक्टिविटीज़ हम लोग ना करें और हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और सेफ़ हो सके। थैंक यू।